Assalamu alaikum students. Today we are going to start your second lesson which name is grouping and displaying data to convey meanings. यानी इसमें आ जाएंगे टेबल्स एंड ग्राफ्स भी. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपने डाटा को, डाटा सेट और डाटा पॉइंट को, इन तीनों की आपने डिफ़ाइन करना है या आपने डिफिनेशंस बतानी है. एक ही बात है. तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, डाटा. तो डाटा का मैं आपको बता देती हूँ. डाटा आर कलेक्शंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, डाटा जो है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एनी नंबर, यानी कलेक्ट किया जाना ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन. अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ डाटा सेट. और कलेक्शन, डाटा आर कलेक्शंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस, यानी डाटा क्या है, कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन. और डाटा सेट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ डाटा सेट. अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा पॉइंट. अब इसी एक डेफिनेशन में ही तीनों को उन्होंने कवर कर दिया है. उन्होंने बताया क्या है, डाटा आर कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस. कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा. अ कलेक्शन ऑफ डाटा सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ डाटा सेट एंड अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा पॉइंट. ये तीनों जो है ये इस डेफिनेशन में तीनों चीज़, ये जो पॉइंट्स उन्होंने आपसे पूछे हुए हैं ये कवर हो गए आपके, डाटा भी, डाटा सेट भी और डाटा पॉइंट भी. मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी तीनों की डेफिनेशन. और मैं रिपीट इसीलिए करती हूँ ताकि जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया आप इजीली इसको जो है वीडियो को पॉज करके और आप नोट डाउन भी कर सकते हो. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जिसमें क्या है, नंबर 1 पे सैम्पल, नंबर 2 पे पॉपुलेशन, नंबर 3 पे एडवांटेजेस ऑफ सैम्पल्स, नंबर 4 फंक्शंस ऑफ पॉपुलेशन और नंबर 5 पर्पस ऑफ सैम्पलिंग. अच्छा, नंबर 1 पे क्या था, सैम्पल. नंबर 1 पे क्या था, सैम्पल. तो सैम्पल को हम देख लेते हैं. सैम्पल क्या है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच पोजेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. क्या है सैम्पल, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, विच पोजेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. अब क्या वो कह रहे हैं, सैम्पल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है ऑफ द पॉपुलेशन. रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है, यानी कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हो. और ये कह रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. जैसे बहुत सारे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन जो एक फॉर एग्जांपल इंग्लिश डिपार्टमेंट है, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इंग्लिश का ही टीचर होगा ना. वो कोई मैथ्स का या कोई भी XYZ अदर सब्जेक्ट का टीचर तो नहीं हो सकता. तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि सैम्पल क्या है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच possess characteristics ऑफ द पॉपुलेशन. यानी सैम्पल वही होता है जो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं. और विच possess द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, और जो possess करता है यानी जिसके पास मलकियत होती है, द करेक्टरिस्टिक्स की ऑफ द पॉपुलेशन. क्योंकि सैम्पल इटसेल्फ इज़ नथिंग. ठीक है, सैम्पल इटसेल्फ इज़ नथिंग, वो एक रिप्रेजेंट ही कर रहा, वो एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ही होता है पॉपुलेशन का. नहीं तो वो इटसेल्फ से मतलब खुद से वो कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो एक पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को
जो है वो शो कर रहा होता है, और विच पोजेस जो कि पोजेस करता है, जिसकी मलकियत होती हैं द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब हो गया, यानी जो खसूसियात हैं ऑफ द पॉपुलेशन की। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन। द एग्रीगेट और टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, और टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जो टोटल नंबर ऑफ जो होगा ना, सैंपल तो वो हो गया ना जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, और जो एग्रीगेट या टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वो आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। एग्रीगेट का यही मतलब होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं ना, वो आपकी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 3 पे क्या आ गई थी कि चीज़, एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग क्या है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि सैम्पलिंग के क्या फ़वाइद हैं वो बताएं। स्टडिंग सैम्पलिंग इज़ ईजियर दैन स्टडिंग द होल पॉपुलेशन। सबसे पहला क्या फ़ायदा हो गया सैम्पलिंग का, कि स्टडिंग सैम्पल्स इज़ ईजियर दैन स्टडिंग द होल पॉपुलेशन, यानी सैम्पल्स को पढ़ना ये वो ज़्यादा इजी है दैन स्टडिंग द होल पॉपुलेशन से को पढ़ने से ज़्यादा। ठीक है, जैसे देखो जब भी हम कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें हम जब सैम्पलिंग करेंगे ना होल पॉपुलेशन की, हम जो वो करने के बजाय जब हम स्टडी करेंगे सैम्पल्स को तो वो ईजियर होगा देन स्टडिंग द होल पॉपुलेशन। नंबर 2 क्या है, इट कॉस्ट्स लेस एंड टेक्स लेस टाइम। ये कॉस्टलेस यानी इस पे कम कीमत जो है वो लगती है, एंड टेक्स लेस टाइम और कम टाइम लगता है। ठीक है, इसमें कॉस्ट भी कम और कीमत में भी कम कीमत और कम वक्त में ये जो है वो सैम्पलिंग हो जाती है। ऑफन टेस्टिंग एन एयरप्लेन पार्ट फॉर स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉयज द पार्ट देन टेस्टिंग फ्यूअर पार्ट्स इज डिज़ायरेबल। ठीक है, ऑफन टेस्टिंग एन एयरप्लेन पार्ट फॉर स्ट्रेंथ destroys the part, thus testing fewer parts is desirable। ठीक है, 3rd पॉइंट ये हो गया। अच्छा, अब 4th पॉइंट, 4th एडवांटेज क्या है, समटाइम्स टेस्टिंग इन्वॉल्व्स ह्यूमन रिस्क, thus use of sampling reduces that risk to an acceptable level। 5th पार्ट क्या है, finally it has been proven that examining an entire population till allows defective items to be accepted. Thus, sampling in some instances one can raise the क्वालिटी लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किस चीज़ की उन्होंने पूछा था, डेफिनेशन फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी क्या काम होते हैं उसके। अ पॉपुलेशन इज कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वी आर स्टडिंग एंड अबाउट विच वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। ठीक है, एक पॉपुलेशन क्या है, इज कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, ये कलेक्शन है ऑफ एलिमेंट्स, यानी कलेक्ट करना, किसी चीज़ को भी जमा करना। वी आर स्टडिंग जो कि हम पढ़ रहे हैं, एंड अबाउट विच वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, और जिसके बारे में हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जिसके हम नताइज अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वी must define this population that it is clear whether an element is a member of the population। We must define this population, हमें इस population को ज़रूर define करना होगा so that it is clear, ताकि ये बात clear हो जाए। whether an element की क्या एक element जो है is a member of the population, क्या वो member है population का। ठीक है, अब next क्या है, purpose of population। purpose of organizing
data is enable us to see quickly some of the characteristics of the data we have collected. ठीक है, पर्पस ऑफ सैम्पलिंग क्या है कि ऑर्गेनाइज करना डाटा को, टू इनेबल अस, इस चीज़ के अपने आप को इस चीज़ के लिए इनेबल करना, टू सी सम ऑफ द characteristics of the data we have collected. We look for things such as the range, the largest and the smallest values. यानी we look for things, हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं such as the range. रेंज का क्या मतलब है, जब भी आपको रेंज फाइंड आउट करने को कहें ना, तो ये इन्होंने क्यों लिखा हुआ है द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज़, बिकॉज रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द largest value of your data and the smallest of your value of the data. The difference between the largest and smallest values of the data is called the range. ठीक है, तो इसलिए इन्होंने रेंज के साथ जो है वो इन स्मॉल ब्रैकेट्स इन पेरेंथीसेस उन्होंने द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखा है. Apparent patterns, what values the data may tend to group around. What values appear more often, और कौन सी वैल्यू जो है वो more often यानी अक्सर जो है वो उसमें आई है, and so on. The more information of this kind that we can learn from our sample. ठीक है, the more information of this kind that we can learn from our sample, the better we can understand the population from which it came and the better we can make decisions. ठीक है, ये आपने पर्पज़ ऑफ सैम्पलिंग मैंने आपको बता दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ आपने साथ साथ जो है उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा. तो अब मैं चलूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, और जिसमें उन्होंने क्या पूछा है, डिफ़ाइन करें आप रॉ डाटा को. रॉ डाटा क्या होता है अब हम देख लेते हैं. इंफॉर्मेशन बिफोर इट इज़ अरेंज्ड एंड एनालाइज्ड इज़ कॉल्ड रॉ डाटा. अब आप देखो कि इंफॉर्मेशन आपके पास एक होती है ना, इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं, आपने ये चीज़ अक्सर जो है वो अपने कंप्यूटर के लेसन्स में पढ़ी होगी. कंप्यूटर के बहुत बेसिक और जो छोटी क्लासेस हैं ना, जो उसमें भी ये चीज़ ग्रेड 1 में भी इवन के ये चीज़ बताई जाती है. अब तो बिलो दैन ग्रेड 1 जो क्लासेस हैं उसमें भी ये चीज़ बताई जाती है, इंफॉर्मेशन और डाटा के दरमियान डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन वो होती है जो फुल फ्लेज्ड फॉर्म में आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है. ठीक है, और डाटा क्या होता है जो आपको अभी अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता, एक रॉ फॉर्म में होता है, तो वो आपके पास डाटा होता है. तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन बिफोर इट इज़ अरेंज्ड एंड एनालाइज्ड इज़ कॉल्ड रॉ डाटा. यानी इंफॉर्मेशन को जब अरेंज्ड और एनालाइज नहीं किया जाता, अरेंज्ड और एनालाइज करने से पहले जिस फॉर्म में वो होती है, तो वो क्या कहलाता है, रॉ डाटा. उसको सिर्फ हम डाटा भी कह सकते हैं और रॉ डाटा भी कह सकते हैं. रॉ इसलिए लगाया है कि रॉ का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है कि कोई चीज़ जैसे रॉ फॉर्म में आपने देखा होगा किसी वेजिटेबल या किसी फ्रूट के साथ आपने पढ़ा होगा, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है कि ख़राब. लेकिन यहाँ पे तो रॉ का डाटा का मतलब ये होगा, वो तो एक उसका लफ्ज़ी मतलब हो गया ना, मैंने आपको जो जिसको कहते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग. लेकिन यहाँ पे उसका, क्योंकि इट डजेंट मेक सेंस, यहाँ पे तो हम ख़राब यूज़ नहीं कर सकते ना, रॉ डाटा है अगर, तो यहाँ पे हम इसका ये मतलब लेंगे कि जो एक इंफॉर्मेशन बिफोर इट इज़ अरेंज्ड और एनालाइज्ड, तो वो एक डाटा सिंपल डाटा की फॉर्म में होगी आपके पास, तो वो रॉ डाटा कहलाएगा. इसलिए उन्होंने उसके साथ रॉ लिखा है. रॉ डाटा भी उसको कह सकते हैं हम, और सिर्फ डाटा भी कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा. दोनों चीज़ें सही, दोनों सूरतों में वो सही होगा. और इट इज़ रॉ बिकॉज इट इज़ अनप्रोसेस्ड एंड स्टैटिस्टिकल बाय स्टैटिस्टिकल मेथड्स. अब फिर उन्होंने इसको और क्लियर कर दिया इन नेक्स्ट लाइन कि इट इज़ रॉ
ये रॉ क्यों है? बिकॉज इट इज़ अनप्रोसेस्ड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी वो अनप्रोसेस्ड है। अभी एक चीज़ अनप्रोसेस्ड हो तो वो रॉ ही कहलाएगी ना, बाय स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स इसलिए कहा है बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हम स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हम उसी में ही, जैसे हम उसके हिसाब से ही हम उसको देखेंगे ना, उसी के हिसाब से हमने उसको पढ़ना है। बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग नाउ योर कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो जब हम कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम इसको इस एंगल से देखते हैं कि आपका प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड डाटा जो होता है वो रॉ डाटा भी कहलाता है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो कब कहलाता है? जब वो प्रोसेस और एनालाइज हो जाती है तो वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। वही जो रॉ डाटा होता है वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय डाटा एरे फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय डाटा एरे फॉर्म। इन एरे फॉर्म यूज सिंपली प्रेजेंट द अवेलेबल डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. This format presenting data is particularly useful when size of data is small and number 2 data is quantitative और temporal. ठीक है, अब उन्होंने ये बताया है कि पहले तो आप ये देख लो कि डाटा एरे फॉर्म है होती कौन सी है। ठीक है, वो कौन सी होती है डाटा एरे फॉर्म? इन डाटा एरे फॉर्म यूज सिंपली प्रेजेंट द अवेलेबल डाटा। उन्होंने आपको क्या बताया है कि डाटा एरे फॉर्म में आपने क्या करना है? प्रेजेंट करना है डाटा को, यानी लिखना है अवेलेबल डाटा को असेंडिंग फॉर्म में, यानी छोटे जो आपको डाटा गिवन होगा उसमें स्मॉलेस्ट से आपने बिगेस्ट की तरफ जाना है। स्मॉलेस्ट डाटा की तरफ से यू हैव टू अरेंज द डाटा इन दैट फॉर्म कि आपका डाटा जो है वो स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाएगा, तो वो कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, और डिसेंडिंग में कौन सा होता है? जो डिसेंडिंग का ये मतलब होता है कि बड़ी से छोटी की तरफ, बड़े डाटा से यानी बिगेस्ट फिगर्स की तरफ से स्मॉलेस्ट फिगर की तरफ आपका डाटा जो है वो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. दिस फॉर्मेट presenting data is particularly useful in when size of data is small. ये जो फॉर्मेट है प्रेजेंटिंग डाटा का इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल, ये कब यूज़फुल होता है, कब ये करामत होता है? व्हेन साइज ऑफ डाटा इज स्मॉल, जब नंबर 1 क्या हो? साइज ऑफ डाटा स्मॉल हो, और नंबर 2 डाटा इज क्वांटिटेटिव डाटा हो और टेम्पोरल हो। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ वी प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी उन्होंने कहा है कि पहले आप जो है वो ये बताएं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि हाउ वी प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपने ये बताना है। अच्छा, पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्या? बेसिकली इट इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ये एक टेबुलर अरेंजमेंट है ऑफ डाटा इन विच वेरियस items are arranged into classes and the number of items falling in each class called class frequency is stated. यानी ये क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन आपको बता देती हूँ, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा है जिसमें क्या होता है? वेरियस आइटम्स अरेंज्ड होते हैं इन टू क्लासेस। वेरियस आपकी जो आपको क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होगा ना, उसको आपने क्या करना है? क्लासेस में अरेंज करना है। एंड द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग इन ईच क्लास कॉल्ड फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी। और हर नंबर ऑफ आइटम्स जो है फॉल जो करेंगे हर क्लास में, क्लासेस तो में तो आप अरेंज करोगे, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स जो कि फॉल करेंगे ईच क्लास, यानी हर क्लास में जो आएंगे, वो क्या कहलाएगी? आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी इज स्टेटेड। ठीक है, अच्छा,
नेक्स्ट क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या था, हाउ टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उन्होंने आपसे ये पूछा है कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने किस तरह से प्रिपेयर करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। फाइंड द रेंज बाय द फॉलोइंग फार्मूला। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द रेंज विद दिस वन फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द रेंज। ठीक है, रेंज में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यानी रेंज कैसे फाइंड होगी, अभी मैंने ऊपर आपको भी बताया है पर्पस ऑफ सैम्पलिंग में, कि आपके पास जो लार्जेस्ट वैल्यूज़ होंगी, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यूज़ एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ इन योर डाटा इज कॉल्ड अ रेंज। ठीक है, इससे आपकी रेंज फाइंड आउट हो जाएगी इस फार्मूला से। और फिर नेक्स्ट क्या आपने करना है, आपने क्या करना है कि सेकेंड नंबर पे फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपने इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो बनानी है अपने क्वेश्चन में। वो आप किस तरह से बनाओगे, c इज इक्वल टू 1.1 प्लस 3.3 लॉग n। इस फार्मूला से जो है ना आपने नंबर ऑफ क्लासेस अपनी बनानी होंगी। अच्छा, नेक्स्ट का जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, वेयर c इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये फार्मूला जो है ना, इसमें c जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ क्लासेस को। यानी जो आपकी क्लास इंटरवल्स जो बनेंगे वो आपकी क्लासेस जो हैं, c जो है नंबर ऑफ क्लासेस को उसमें रिप्रेजेंट करेगा, और n यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी उस क्लास के अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी ना जिनको आप कलेक्ट करोगे, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द रेंज इन योर विद योर गिवन डाटा। ठीक है, पहले तो रेंज आपने फाइंड करनी है विद द डिफरेंस बिटवीन, और रेंज का क्या फार्मूला होता है मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू गिवन इन योर डाटा। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आपने देखना है। अब इसी तरह जो सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ़ क्लासेस आपको इस फार्मूला से जो है वो बनानी है, और क्लासेस में आपने ये देखना है कि सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा नंबर ऑफ़ क्लासेस को, और एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को गिवन इन योर डाटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, 3, फाइंड द क्लास इंटरवल साइज बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपने क्या करना है, अब आपने रेंज भी फाइंड कर ली होगी, जब आपने क्लासेस भी अपनी बना ली होंगी, आपकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी जो है वो आप फाइंड आउट कर चुके होगे। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड द क्लास इंटरवल साइज बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। उसके लिए कौन सा फार्मूला आप यूज़ करोगे, h इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय सी, जिसमें h रिप्रेजेंट कर रहा है, h रिप्रेजेंट वेयर h रिप्रेजेंट्स इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, r represents range, and c is equal to c represents number of classes। तो स्टूडेंट्स अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन आज का बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आपने साथ साथ नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो अगर कोई क्वेरीज़ हों जो आपको चीज़ें समझ में ना आई हों तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आपने इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में अपकमिंग लेक्चर्स के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।